देखिए, आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्हें न सिर्फ कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, बल्कि अब उनके करीबी ही उनसे दूर हो रहे हैं। ट्रंप ने जब से दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उसके बाद से लगातार अपने फैसलों से दुनिया की फिक्र बढ़ा रहे हैं। कभी किसी देश को धमकी देते हैं, कभी किसी देश को अल्टीमेटम देते हैं, कभी वो युद्ध रुकवाते रुकवाते तीसरे विश्व युद्ध की बात करने लगते हैं, कभी वो टैरिफ पर दुनिया को धमकाने लगते हैं। लेकिन अब एक साथ ट्रंप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ट्रंप को एक साथ कई बुरी खबरों का बुके मिला है। देखिए, बुके यूजुअली पॉजिटिव वर्ड है, वो एक पॉजिटिव चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर इनके लिए बुरी खबरों का बुके है, जो कि हो सकता है किसी और के लिए पॉजिटिव हो। जैसे आज कोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे वहां पे कई सारे जो ट्रेडर्स हैं अमेरिका में, उनका भला हो सकता है। इसीलिए हम बुके शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप को मिले बुरी खबरों के इस गुलदस्ते में एक भी फूल नहीं है, सिर्फ कांटे ही कांटे। कल तक दुनिया को धमकाने वाले ट्रंप पर प्रेशर बढ़ गया है, और तो और अब इलॉन मस्क भी उनसे दूरी बना रहे हैं, उनके भरोसेमंद उनसे दूर हो रहे हैं। आखिर कैसे ट्रंप पर बुरी खबरों का पहाड़ टूट पड़ा, इसे देखते हैं। ट्रंप के लिए बुरी खबर नंबर 1, ट्रंप पूरी तरह से फिट नहीं है। अमेरिका में ट्रंप की सेहत से जुड़ी आशंकाओं पर एक सर्वे हुआ और ज्यादातर अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप दवाइयों पर निर्भर है, उन्हें अपना मेडिकल रिकॉर्ड जारी करना चाहिए। ट्रंप के लिए दूसरी बुरी खबर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज से उनके बेहद करीबी इलॉन मस्क का इस्तीफा है। वैसे तो इलॉन मस्क का कार्यकाल कल खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आखिर ट्रंप और मस्क की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, इस पर हम फिक्र की फाइल खोलेंगे। ट्रंप के लिए तीसरी बुरी खबर यूएस ट्रेड कोर्ट से आई है, जिसने ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा ट्रंप के लिए चौथी बुरी खबर यह है कि अमेरिका पर इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा कर्ज हो गया। ट्रंप ने नारा दिया था, मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। अब सवाल है कि ट्रंप आखिर ये लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे। डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, यानी 4 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का लिया हर फैसला उल्टा पड़ता दिख रहा है। शुरुआत करते हैं ट्रंप की सेहत से। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में कई बार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का सेहत को लेकर मजाक उड़ाया। ट्रंप ने कई बार बाइडेन की सेहत पर ऐसी टिप्पणी की जो एक राष्ट्रपति को शोभा नहीं देती। ट्रंप ने बाइडेन के चलने और बात करने के अंदाज का मजाक उड़ाया। लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप की सेहत पर बात हो रही है और आम नागरिक अपील कर रहे हैं कि ट्रंप को अपना मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। 78 साल 7 महीने की उम्र में उन्होंने शपथ ली है। हाल ही में एक सर्वे में अमेरिकियों ने माना है कि वो ट्रंप की सेहत पर भरोसा नहीं करते। वो दवाओं के सहारे पूरी तरह फिट दिखने का ढोंग कर रहे हैं। अमेरिका में YouGov और इकोनॉमिस्ट ने 23 मई से 26 मई के बीच एक सर्वे किया। इसमें ज्यादातर अमेरिकियों ने माना कि ट्रंप अपनी सेहत का सच छुपा रहे हैं। 45% लोगों ने कहा कि ट्रंप सेहत का सच छुपा रहे हैं। 31% लोगों ने कहा कि ट्रंप की उम्र और सेहत एक राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है, जबकि 62% अमेरिकियों ने कहा कि ट्रंप अपना रेगुलर मेडिकल बुलेटिन जारी करें। यानी जो ट्रंप कल तक बाइडेन की सेहत का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर सवाल उठा। भले ही गोली लगने के बाद ट्रंप फाइट कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो अपनी सेहत से ही फाइट कर रहे हैं। वो कोलेस्ट्रॉल, दिल और त्वचा संबंधी बीमारियों की दवा ले रहे हैं। और अब अमेरिकियों में बाइडेन की ही तरह लोग ट्रंप की सेहत पर भी सवाल उठाने लगे। अब बात करते हैं ट्रंप की दूसरी बुरी खबर की। ट्रंप को यह दूसरा सबसे बड़ा झटका उनके सबसे करीबी इलॉन मस्क ने दिया है, जो कि ट्रंप के सबसे बड़े फंडरेजर भी हैं। ये एआई जनरेटेड पिक दिखाई दे रहा है। खैर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त से ही सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती की रही है। लेकिन पिछले कई महीनों से चल रहा ट्रंप और मस्क का रोमांस अब ब्रेकअप में बदल गया। पहले ये दोनों कहा करते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि उनकी दोस्ती टूट गई है। क्या ये सब सिर्फ 1-2 दिन में हो गया, या ये मनमुटाव लंबे वक्त से चल रहा था? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये पोस्ट देखिए। मस्क ने भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह करीब 5:30 बजे एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूल खर्च रोकने के लिए अहम जिम्मेदारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉज मिशन और मजबूत होगा और ये सरकार की जिंदगी का एक जरिया बन जाएगा। बड़ी बात यह है कि मस्क का कार्यकाल कल यानी 30 मई को पूरा हो रहा था, लेकिन मस्क ने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया।
इसकी सबसे बड़ी वजह मस्क का एक बिल को लेकर ट्रंप से विवाद बताया जा रहा है। ट्रंप एक बिल लाए थे, इस बिल का नाम उन्होंने रखा था बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। पहले इस बिल की बड़ी बातें जान लेते हैं। 2017 में दी गई टैक्स छूट को जारी रखना, टिप्स और ओवरटाइम पर टैक्स में छूट, अमेरिकी कारों के लोन पर ब्याज दर में छूट, बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च, इमिग्रेशन सेवाओं के लिए नई फीस, प्रवासियों द्वारा अपने देश में भेजे गए पैसों पर टैक्स, नवजात बच्चों के लिए माता पिता को $1000। लेकिन मस्क ने खुलेआम इस बिल का विरोध कर दिया। मस्क ने कहा कि कोई बिल बिग हो सकता है या ब्यूटीफुल, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। इस पर ट्रंप ने मस्क को जवाब देते हुए कहा, यह बिल अमेरिका के लिए सबसे जरूरी है, इसे पास करा कर ही दम लेंगे, और अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो वो देखते हैं उस पर क्या करना है। यानी इस बिल पर ट्रंप और मस्क खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। पहले आप इस पर एक न्यूज रील देखिए, फिर बात करेंगे कि आखिर ट्रंप और मस्क के बीच दूरियां क्यों पड़ी। बड़ा सवाल है कि क्या बिग ब्यूटीफुल बिल ही ट्रंप और मस्क के बीच दूरियों की बड़ी वजह बन गया है, या फिर कोई और भी वजह है। क्योंकि इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के लिए ट्रंप को $300 मिलियन दिए थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि आज दोनों के रास्ते अलग हो गए। और सबसे बड़ा सवाल अब डॉज का क्या होगा, इसे समझते हैं। मस्क ने ट्रंप से वादा किया था कि वो 18 महीने में अमेरिका के $2 ट्रिलियन बचाएंगे। बाद में बचत का लक्ष्य कम होता चला गया। मस्क ने इसे कम करके पहले तो $1 ट्रिलियन किया, फिर बाद में और कम करके $150 बिलियन कर दिया। इसके अलावा मस्क ने दावा किया था कि उन्होंने संघीय कर्मचारियों के 1100 कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अमेरिका के $55 बिलियन बचाए। लेकिन यह आंकड़ा उन्होंने बड़ा चढ़ाकर पेश किया। सच्चाई यह है कि इस कदम से असल में सिर्फ $9.3 बिलियन की ही बचत हुई। साथ ही मस्क की ट्रंप सरकार के 3 मंत्रियों से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी शामिल हैं। कामकाज का हिसाब मांगने को लेकर इलॉन मस्क, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शॉन डफी और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से भिड़ गए। तीनों ने ट्रंप से इसकी शिकायत की। फिर बाद में मामला रफा दफा हुआ। ट्रंप ने के टैरिफ वॉर से टेस्ला का 71% प्रॉफिट भी कम हो गया। टेस्ला के कई शोरूम्स पर हमले भी हुए। ये बड़ी आर्थिक चोट भी मस्क को परेशान कर रही थी। इसके अलावा ट्रंप सरकार में इलॉन मस्क की दखलंदाजी के खिलाफ पूरे अमेरिका में जमकर प्रदर्शन हुए। CNN का दावा है कि पूरे अमेरिका में मस्क के खिलाफ 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। यही वजह कि अब मस्क ने ट्रंप से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। दोस्ती दुश्मनी वाले इस एपिसोड के बाद ट्रंप के लिए ट्रेड वॉर में एक बुरी खबर मिली है। दरअसल ट्रंप जिस टैरिफ की धमकी दुनिया के तमाम देशों को दे रहे हैं, उस पर अब अमेरिका अदालत का बड़ा फैसला आ गया। अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान करते हुए उसे लिबरेशन डे बताया था और कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। इसमें मेक्सिको, कनाडा, चीन सब शामिल थे। अब अमेरिका की अदालत ने, बल्कि न्यूयॉर्क की अदालत ने इसे असंवैधानिक बताया है। अदालत ने कहा है कि कानून राष्ट्रपति को टैरिफ का असीमित अधिकार नहीं देता। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस को ही विदेश व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार है और ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने फैसले में कहा कि कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन हम व्यापार नीति को राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं बना सकते। हालांकि फैसले के कुछ देर बाद ही ट्रंप प्रशासन ने ऊपरी अदालत में अपील दायर की है। यह मामला अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन इससे एक बात और प्रूफ होती है जो ट्रंप बार बार भूल जाते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति से ऊपर वहां के इंस्टीट्यूशंस हैं, राष्ट्रपति से ऊपर वहां के सिस्टम्स हैं और इसीलिए अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर डेमोक्रेसी कहा जाता है। खैर, अब आते हैं ट्रंप के उस नारे पर जब उन्होंने कहा था कि वो फिर से अमेरिका को सबसे धनवान बनाएंगे। फिजूल खर्च को रोकने के लिए ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज बनाया था। लेकिन मस्क के पीछे हटने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका, ट्रंप के मेक अमेरिका वेल्दी अगेन वाले नारे का क्या होगा। अमेरिका पर इस वक्त $36.2 ट्रिलियन का कर्ज है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। यह कर्ज कई देशों की जीडीपी से भी कई गुना ऊपर पहुंच गया है। अमेरिका में पिछले कई सालों में पहली बार उसकी रेटिंग कम कर दी गई है, AAA से AA1 कर दी गई है। यह भी अपने आप में एक बहुत बहुत ऐतिहासिक है। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है। जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 के बीच में खाने के दाम में 22.6% की बढ़ोतरी हुई है। गैस के दाम 32.3%,
का इजाफा देखा गया है, जबकि घर का किराया 24% से ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को समझदारी से काम लेना होगा। वो चारों तरफ से घिर गए। अब उन्हें एक जिम्मेदार राष्ट्रपति के तौर पर फैसले लेने होंगे, क्योंकि रिपब्लिकन्स उनके खिलाफ हैं। आम जनता में उनकी रेटिंग गिर रही है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो आप पूछे ही मत, उनका हाल खराब ही दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में अमेरिका के बाद अब आपको अमेरिका के नए प्रेम पाकिस्तान लेकर चलते हैं। कराची और लाहौर से वायरल कुछ पोस्टर्स दिखाते हैं। इसमें एक तरफ लश्कर का आतंकी फैजल नदीम दिखेगा, तो पोस्टर में दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर, मतलब फील्ड मार्शल असीम मुनीर नजर आएंगे। इस पोस्टर को देखकर साफ है कि पाकिस्तान में फौज और आतंकवादी संगठनों के बीच टेरर वाला गठबंधन फल फूल रहा है, मजबूत है। पाकिस्तान की फौज और आतंकी संगठनों के बीच टेरर वाली दोस्ती पक्की है। पाकिस्तान में इन दिनों ऐसे पोस्टर कराची से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक नजर आएंगे। ये पोस्टर पाकिस्तान में हुए परमाणु परीक्षण के 27वीं सालगिरह के मौके पर लगाए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में इस दिन को यौम तकवीर या महानता के दिन के रूप में मनाया गया, लेकिन आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी फौज के बीच का अटूट रिश्ता भी इन पोस्टरों से जाहिर हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये पोस्टर्स क्यों लगाए जा रहे हैं। दरअसल जब से भारत ने आतंकवादी संगठनों के अड्डों पर वहां पर हमले किए हैं, पाकिस्तानी फौज को 88 घंटे में बुरी तरीके से मात दे दी है, उसके बाद पाकिस्तानी फौज और आतंकी मिलकर एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रिक्रूटमेंट शुरू किया जाए आतंकियों का, और इसके लिए पैसा तो IMF से मिल ही रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाक फौज और आतंकी संगठनों के बीच टेरर अलायंस पर यह खुलासा पहली बार हुआ है, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के समय को याद करिए, जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 आतंकी मार गिराए। उस समय मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर में भी आतंकी मारे गए थे। इन मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज आतंकी अब्दुल रऊफ ने पढ़ी। उस समय आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। राष्ट्रपति की तरफ से वहां के फूल पहुंचाए गए, और तब पाक फौज के अधिकारियों ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा था कि वो आम लोगों के जनाजे में शामिल हुए। और आतंकी अब्दुल रऊफ तो एक साधारण मौलवी है। खैर, अब की बात करें तो ये नापाक रिश्ता सिर्फ पाक फौज और आतंकी संगठनों के बीच उजागर नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान सरकार की कृपा भी इन आतंकी संगठनों पर बरस रही है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के कसूर से वायरल ये वीडियो देखिए। इसमें आपको लश्कर आतंकियों के सजाए गए मंच पर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी नजर आ जाएगा। उसके साथ मंच पर पंजाब प्रांत के स्पीकर मलिक मोहम्मद खान दिख जाएंगे। यहां पर भी यौम ए तकबीर से जुड़ा कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें आतंकवादियों ने भारत विरोधी नारे लगाए, भड़काऊ भाषण दिए। जब मंच पर आतंकवादी जहर उगल रहे थे, तब हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद भी वहां मौजूद था। हम इन आतंकियों की बातें आपको नहीं सुनाएंगे, TV9 ऐसा कोई मंच इन आतंकवादियों को नहीं देगा। लेकिन भारत जो बात पूरी दुनिया में घूम घूम कर रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवादी संगठनों को पालती है, पोसती है, असीम मुनीर के आतंकियों के आका हैं, तो वो बात इन वीडियोस और पोस्टर्स को देखकर साबित हो रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मसूद अजहर की ना तो ऑडियो सुनाई दे रहा है, ना उसका वीडियो दिखाई दे रहा है। सवाल जस का तस है, क्या मसूद अजहर मारा गया है इस हमले में या पहले? क्या मसूद अजहर मारा गया है? इसको लेकर चर्चा गर्म है। खैर, अब आपको शहबाज शरीफ का कबूलनामा दिखा। शहबाज शरीफ इन दिनों मुस्लिम मुल्कों में घूम घूम कर भारत से मिली हार का रोना रो रहे हैं। वो ईरान गए तो वहां बोले कि भारत से शांति वार्ता चाहते हैं। इसके बाद तुर्की पहुंचे तो वहां भी यही रोना रोया। अजरबैजान पहुंचे तो वहां भी बोले पाकिस्तान शांति चाहता है। हालांकि इस दौरान शहबाज शरीफ अजरबैजान में एक ऐसा सच कबूल कर गए जिससे उनकी पाकिस्तान में किरकिरी हुई। अजरबैजान के लाचिन शहर में राष्ट्रपति इल्हाम और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ राउंड टेबल बातचीत के समय शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान की फौज ने भारत पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन फजर की नमाज के बाद सुबह 4:30 बजे हम हमला करते, उससे पहले ही भारत ने हम पर अटैक कर दिया। भारत ने हम पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया, रावलपिंडी एयरपोर्ट से लेकर कई महत्वपूर्ण ठिकाने टारगेट किए। शहबाज शरीफ जब ये सच कबूल कर रहे थे, या यूं कहें कि जब वो इस तरह से विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, तब कई देशों के राजदूत भी मौजूद थे और सभी लोग शहबाज शरीफ की ये बातें सुनकर हैरान थे। इन लोगों को हैरानी इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले सार्वजनिक तौर पर यह बात नहीं कबूली है कि भारत के हमलों में उसे नुकसान पहुंचा है।
लेकिन शहबाज शरीफ अब खुद मान रहे हैं कि हां, भारत ने उसे बहुत मारा। हालांकि यहां भी शहबाज शरीफ झूठ बोलने से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमने इसके बाद भारत को तगड़ा जवाब दिया, भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, जबकि सच यह कि पाकिस्तान के ड्रोन और पाकिस्तान की मिसाइलों को भारत के डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया था। एक भी पाकिस्तानी मिसाइल या फिर एक भी पाकिस्तानी ड्रोन भारत की भूमि को छू तक नहीं पाया था। पाकिस्तान की फौज विदेशों में घूम घूम कर अपनी वीरता की फेक न्यूज फैला रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि हम वीर हैं, जबकि उसके सैनिक इतने कायर, इतने कमजोर हैं कि अब चीन को भी पाकिस्तानी फौज पर भरोसा नहीं है। इसीलिए चीन ने अब एक बड़ा फैसला लिया। बलूचिस्तान में पाक फौज को साइडलाइन करके खुद ही बलूच विद्रोहियों से वार्ता का मन बनाया। शी जिनपिंग का यह फैसला शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को चुभने वाला है, दर्द देने वाला है, क्योंकि चीन के इस फैसले से पाकिस्तान की न सिर्फ बेइज्जती हुई है, बल्कि चीन अब पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में पूरी तरह इंटरफेयर करने लग गया है। पाकिस्तान की जनता चीन के इस निर्णय को मुल्क के अपमान से जोड़कर देख रही है और पाकिस्तान की सरकार और फौज को कोस रही है। दरअसल बलूचिस्तान में चीन ने सीपेक के जरिए भारी भरकम निवेश कर रखा है। बलूच विद्रोही चीन के सीपेक पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्वादर बंदरगाह और रेको दिक खनन प्रोजेक्ट करीब करीब ठप पड़ चुके हैं। वहीं बलूच विद्रोहियों के अलग अलग हमलों में वहां काम करने वाले 30 चीनी नागरिक भी मारे जा चुके हैं। कई चीनी इंजीनियर्स को बलूच विद्रोही पहले ही मार चुके हैं। बलूच विद्रोही चाहते हैं कि बलूचिस्तान से चीन पूरी तरह से आउट हो जाए, जबकि चीन अपने प्रोजेक्ट को हर हाल में बचाना चाहता है। इसीलिए बीजिंग बलूच विद्रोहियों से बात करना चाहता है। चीन ने बीजिंग दौरे पर गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपना फैसला बता दिया, और मजे की बात यह है कि ख्वाजा आसिफ बीजिंग में इस फैसले के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाए। सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई। चीन खुलकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, पाकिस्तान की संप्रभुता को चैलेंज दे रहा है। जिन बलूच विद्रोहियों को पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकी मानती है, उन्हीं बलूच विद्रोहियों से चीन बात करने वाला है। और पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है कि चीन के कर्ज से गले तक डूबे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर चाहकर भी चीन का विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा करने पर चीन का हंटर दोनों पर चल सकता है। फिक्र में बात करते हैं पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यह शब्द हर किसी की जुबान पर है, लेकिन आज यह पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड के पीछे दो बड़े बयान हैं। एक बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जिस पर आगे बात करेंगे, जबकि दूसरा बयान जगत गुरु रामभद्राचार्य का है, जिसके बारे में पहले बात करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने एक शिष्य से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया है। पीओके को लेकर बह रही वीर रस की गंगा में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हाथ धो लिया। हुआ यह कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट में रामभद्राचार्य से मुलाकात करने पहुंचे। रामभद्राचार्य के आश्रम में वो आर्मी चीफ के तौर पर नहीं, एक शिष्य के तौर पर गए। लिहाजा रामभद्राचार्य भी गुरु का कर्तव्य निभाते हुए उन्हें उसी राम मंत्र की दीक्षा दी जो कभी लंका पर चढ़ाई से पहले माता सीता ने हनुमान को दी। शिष्य को दीक्षा देने के बाद बारी आई गुरु दक्षिणा की। रामभद्राचार्य ने स्वयं जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा की मांग कर दी। रामभद्राचार्य ने बताया कि उन्होंने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को मांगा। सेना प्रमुख और रामभद्राचार्य की इस मुलाकात ने एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। वो ये कि पीओके को आजाद करवाने का सपना केवल अब फौज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संतों की साधना का हिस्सा बन चुका है। रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को विजयी नायक की उपाधि दी और पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली कि अगर अब पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाने का प्रयास किया तो दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। वे प्रवचन का दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं और पहले भी पीओके में वो बयान दे चुके हैं। पीओके को लेकर वो बयान दे चुके हैं। पहले भी पीओके वाले बयान पर उनकी चर्चा पूरे देश में हो चुकी है। वैसे
वैसे तो पीओके भारत में कैसे आएगा, कब आएगा, ये रणनीति सरकार की है, ये काम सेना का है और इसको लेकर कई बार सरकार और सेना अपना संदेश भी दे चुकी है। और आज सेना प्रमुख से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में ही पीओके मांग लिया। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीओके को मुक्त कराने के लिए विशाल यज्ञ कराने का संकल्प लिया था। उन्होंने नवंबर 2024 में कहा था कि महाकुंभ में हम कुछ ऐसा करेंगे कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हम राजनीतिक आह्वान तो कर ही रहे हैं, कूटनीतिक आह्वान भी कर रहे हैं और हनुमान जी के लिए हम, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हैं, तो हनुमान जी को पटा रहे हैं। इसके लिए हमने तय किया है, एक यज्ञ हमने सालासर में किया, 1.25 करोड़ आहुति डाली हनुमान जी के लिए, फिर हमने अयोध्या में किया और फिर अभी कुंभ में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा। वैसे पीओके को लेकर भारत कई बार पाकिस्तान को संदेश दे चुका है। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार इसको लेकर बात कर चुके हैं। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा मैसेज दिया। युद्ध की भाषा में कहें तो राजनाथ सिंह की मैसेज वाली मिसाइल का असर जरूर इस्लामाबाद तक हुआ होगा और इसकी रेंज में पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की सेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा, वहां के लोग हमारे परिवार का ही हिस्सा है। पीओके के भाई भारत में मिलना चाहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी। कुल मिलाकर जगत गुरु रामभद्राचार्य सेना प्रमुख को दीक्षा देकर गुरु दक्षिणा में पीओके मांग रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पीओके स्वयं भारत में शामिल होगा। रक्षा मंत्री के इस बयान पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि पीओके को लेकर उनके विचार का मानचित्र काफी बड़ा है। उसमें कूटनीति के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब आपको हथियारों से जुड़ा डबल अपडेट दे देते हैं। इसमें एक भारत का है और दूसरा पाकिस्तान का। खबरें कि आयन इस्तेमाल अगले महीने भारतीय नौसेना की शान बढ़ाएगा। रूस में बने इस स्टेल्थ जंगी जहाज का आखिरी ट्रायल चल रहा है, तो उधर चीन पाकिस्तान को Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। भारत ने संघर्ष के दौरान चीनी हथियारों का क्या हश्र किया था यह पाकिस्तान जानता है, फिर भी बीजिंग से हथियार लेना उसकी मजबूरी है। ऐसा क्यों है इसको हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यह साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अपने हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहे हैं। जल, थल और नभ तीनों जोन में शक्ति बढ़ाने की रेस लगी है। जहां भारत को मिलने वाले आयन इस्तेमाल की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक जून के अंत तक इसे भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया जाएगा। 2016 में हुए समझौते के तहत कुल 4 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, 2 रूस में और 2 भारत में। पराक्रमी तमाल को भारत का आखिरी आयातित जंगी जहाज माना जा रहा है क्योंकि अब हम अपने युद्धपोत को स्वदेशी तौर पर डिजाइन करने और बनाने पर जोर दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जहाज के कमिश्निंग क्रू में शामिल करीब 200 नौसैनिक फरवरी में रूस पहुंचे थे, जहां उन्होंने आयन इस्तेमाल के ट्रायल की निगरानी की और प्रशिक्षण लिया। इसे दुश्मन की पनडुब्बियों और स्टेल्थ जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगा यह देखना जरूरी है। आयन इस्तेमाल मल्टी रोल स्टेल्थ युद्धपोत है, यानी यह रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। अत्याधुनिक रेडार और सेंसर इसमें लगे हुए हैं। यह जल, थल और नभ तीनों में एक साथ हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी होंगी, एंटी एयर और सरफेस गन होगी। इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो जैसे घातक हथियार लगे हैं जो इसे समुद्र के नीचे भी खतरनाक बना देते हैं।
जहां तक रफ्तार की बात है तो इसकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में आयन इस्तेमाल 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। यानी आयन इस्तेमाल में वो तमाम खूबियां हैं, वो तमाम ताकतें हैं जो नेवी को और घातक बना देंगी। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में समुद्री शक्ति में इजाफा होगा। पराक्रमी धमाल की ताकत तो आपने देख ली। अब जरा उस मेड इन चाइना हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं जिसके मिलने भर की खबर से पाकिस्तान इतरा रहा है। मतलब भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान चीन के भरोसे अपनी डिफेंस लाइन को अपग्रेड करने में जुटा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पानी पानी होता देख ड्रैगन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान की सुरक्षा में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भारत ने जिस तरह ध्वस्त किया उससे बीजिंग का घबराना तो बनता है। लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि चीन अब उसे Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर देगा। ऐसे 5 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इस साल की जाएगी। वैसे चीन से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका और तुर्की से भी हेलीकॉप्टर की डील करने की कोशिश की। वो अमेरिका से AH-1Z और तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था, लेकिन निर्यात प्रतिबंधों की वजह से दोनों देशों ने इनकार कर दिया। तुर्की ने अपने हेलीकॉप्टर अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाए हैं, इसीलिए वो इसे पाकिस्तान को नहीं बेच सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने तुर्की को पैसा भी दे रखा है 21 अटैक हेलीकॉप्टर का, लेकिन तुर्की को सैंक्शंस की वजह से अमेरिका से इंजन्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए उसको चीन की तरफ जाना पड़ रहा है। मजबूरी में पाकिस्तान घूम फिर कर चीन के पास पहुंचा। भारत के प्रचंड LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के काउंटर में चीन ने Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर बनाया था। हालांकि हमारे प्रचंड के आगे कहीं नहीं ठहरता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर 21,300 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन कर सकता है, जबकि Z-10 की सीमा 13,000 फीट पर जाकर खत्म हो जाएगी। यानी चीनी अटैक हेलीकॉप्टर के मुकाबले प्रचंड बहुत ज्यादा ऊपर तक ऑपरेशन कर सकता है। प्रचंड को पहाड़ों का लड़ाकू कहा जाता है। इसे विशेष रूप से हिमालय की परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन Z-10 का संचालन हिमालय के क्षेत्र में कमजोर है क्योंकि ये प्रचंड के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकता है। प्रचंड में अलग अलग तरह के कई हथियार हैं, जैसे टूरेंट गन, हाइड्रा रॉकेट्स, मिस्त्रा मिसाइल और हेलिना एंटी टैंक मिसाइल। हेलिना स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसकी रेंज 7 किलोमीटर से ज़्यादा है। वहीं Z-10 में तुर्की से UMTAS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाने की तैयारी है जिसकी रेंज 8 किलोमीटर के आसपास है। प्रचंड के जरिए बंकर को ध्वस्त किया जा सकता है, ड्रोन और दुश्मन के हेलीकॉप्टर को तबाह किया जा सकता है। वहीं चीन अपने Z-10 ME हेलीकॉप्टर को अभी तुर्की की मदद से अपग्रेड ही कर रहा है। निष्कर्ष यह कि भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऊंचाई पर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता है, जो उसे सियाचिन और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में अद्वितीय बनाती है। वहीं Z-10 की क्षमता उसका भारी पेलोड और तुर्की हथियारों से संभावित अपग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन ऊंचाई पर ऑपरेशन के मामले में वो दम तोड़ देता है। प्रचंड की यही ताकत मेड इन चाइना Z-10 पर भारी पड़ती है। पहली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा सौदों में देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बार जब कोई टाइमलाइन तय कर दी जाती है तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे याद नहीं है जो समय पर पूरा हो। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के भारत से बातचीत के प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जब भी कोई द्विपक्षीय वार्ता होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और POK पर होगी। बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे तक बैठक की। इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। इनके अलावा जिला से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्हें PM ने चुनाव को लेकर टिप्स दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। वो कल सुबह पुंछ जाकर पीड़ितों से मिलेंगे। अमित शाह वहां पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त गुरुद्वारे भी जाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित जम्मू कश्मीर के पुंछ और बाकी इलाकों के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है जिसकी याद वो दिला रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने 581 पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 42,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें BSF की 130, CRPF की 128, SSB की 67, ITBP की 55 और CISF की 45 कंपनियां तैनात होंगी। सभी फोर्स 9 अगस्त तक सुरक्षा में तैनात रहेंगी।
चुनाव आयोग डिजिटल सुविधा की एक नई पहल बिहार चुनाव की घोषणा के साथ शुरू करने वाला है। ECI NET डैशबोर्ड मोबाइल ऐप की सुविधा मतदाता से लेकर विधानसभा चुनाव में शामिल हर पक्ष को मिलेगी। आयोग इस डैशबोर्ड में 40 से ज्यादा ऐप एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, यानी चुनाव या वोटर से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में हो सकता है। मोदी सरकार के 11 साल पर होने वाले उत्सव के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्र बता रहे हैं कि जून के दूसरे हफ्ते से अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार और स्कूलों की एक्शन कमेटी को नोटिस जारी किया है। अभिभावकों की याचिका पर उनसे जवाब मांगा गया है। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिनमें यह कहा गया था कि सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय की इजाजत जरूरी नहीं है। खबर जो फिक्र के करोड़ों फैन से जुड़ी है। इस खबर का कोड वर्ड है 500 रुपए का नोट, वो नोट जो अब सबके पास भी होगा। निश्चित तौर पर जेब में हाथ डालिए, शायद निकल आएगा। लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में है? दूसरा सवाल, 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तीसरा जरूरी सवाल, क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है? आप सोच रहे होंगे 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक ये सारे सवाल क्यों? तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसे 500 के नोट पर एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। केंद्र सरकार में सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से एक अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब 500 रुपए और बड़े नोटों को बंद करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 500 रुपए का नोट बंद करना बहुत जरूरी है। और दलील है कि बड़े नोट बंद करने से वित्तीय लेन देन में और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए का नोट बंद होने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने का तर्क दिया। एक सभा के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 500 रुपए के नोट को लेकर केंद्र से क्या मांग की है, पहले वो सुनिए। इसके बाद फिक्र की वो फाइल खोलेंगे जो आपकी जेब के लिए बहुत काम की है। నేను డిజిటల్ కరెన్సీ రిపోర్ట్ ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చినప్పుడు వారిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను. మీరు ఈరోజు 500, 1000 రూపాయలు రద్దు చేస్తున్నారు, ఇంకా 2000 రూపాయలు కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. అవసరమైతే 500, 1000, 2000 రూపాయలు రద్దు చేయండి, డిజిటల్ కరెన్సీ పెట్టండి. ఎవరైనా అక్రమార్కులు ఉంటే ఈజీగా పట్టుకోగలుగుతాం. ఇవన్నీ రద్దు చేయమని కోరాను. పార్టీకి డొనేషన్ ఇవ్వాలన్నా ఒకప్పుడంతా లిస్ట్ అంతా ఇచ్చి చదివేవాళ్ళం. ఇప్పుడు నేరుగా మీ ఫోన్ ద్వారా పార్టీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు చెల్లించే పరిస్థితికి వచ్చారంటే ఈ 500, 1000, 2000 రూపాయల అవసరం లేదు. రాజకీయాల్లో డబ్బులు పంచే అవసరం ఉండకూడదు. ప్రజా సేవే పరమావిధిగా చేసుకుని మనం పనిచేస్తే ప్రజలు మనకు ఓట్లేస్తారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. चंद्रबाबू नायडू की इन बातों को सुनकर अब सोशल मीडिया पर नया विमर्श शुरू हो गया है। लोगों के मन में इस बात की चिंता है कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में आ गया है। ऐसे ही सवाल कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक के निर्देशों को लेकर उठ चुका है, जिसे 500 रुपए के नोट से छुटकारा पाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था। आरबीआई ने पिछले महीने देश के सभी बैंकों को एक निर्देश जारी किया। कहा गया कि बैंक देश के 75% एटीएम के कम से कम एक कैसेट यानी ट्रे में 100 और 200 के नोट को अपलोड करें। इसके लिए आरबीआई की ओर से बैंकों को सितंबर 2025 तक की डेडलाइन दी गई। इस निर्देश के बाद यह सवाल उठा था कि क्या रिजर्व बैंक 500 रुपए की नोट से निर्भरता कम करना चाहता है। हालांकि आरबीआई के निर्देश में ऐसी कोई भी बात साफ तौर पर नहीं लिखी गई। निर्देश सिर्फ इतना था कि बैंकों को अपने एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट बढ़ाने चाहिए ताकि एटीएम से छोटे नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मांग को बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। इसके मायने अपनी अपनी सुविधा अनुसार निकाले जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए और बड़े नोट बंद करने के पीछे जो तर्क दिया है उसमें वजन ज्यादा है। आपने पिछले कुछ दिनों में
ऐसे कई वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें रेड के दौरान 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद की गई। 2000 रुपए के नोट को जब से हटाया गया है तब से 500 रुपए का नोट ही सबसे बड़ा नोट है। इन नोटों के जरिए काले धन को बड़ी संख्या में जमा करना बहुत आसान है, इसीलिए इसे बंद करने की मांग की गई है। वैसे आज आपको 500 रुपए के नोट के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां भी दे देते हैं जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आरबीआई के लिए कैसे 500 रुपए के नोट को छापना महंगा सौदा साबित होता है। आरबीआई ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले नोट छापने का खर्च इस वित्त वर्ष में 25% तक बढ़ गया है। जैसे वित्त वर्ष 2023-24 में नोट छापने के लिए 5,101 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, जबकि 2024-25 में करीब 6,373 करोड़ रुपए खर्च हुए। शायद आपको यह पता ना हो कि इसमें भी सबसे ज्यादा खर्च 500 रुपए के नोट को छापने में आता है। जानकारी के अनुसार 500 रुपए के पुराने नोट को छापने में पहले 3 रुपए 90 पैसे खर्च होते थे, लेकिन अब 500 के एक नए नोट को छापने में 2 रुपए 57 पैसे खर्च आता है। यानी पुराने नोटों की तुलना में नए नोट को छापने का खर्च कम तो हुआ है, लेकिन अब भी ये बाकी नोटों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि 100 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपए 51 पैसे, 10 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपए 1 पैसे खर्च होते हैं, जबकि 500 के नोट की छपाई की कीमत ज्यादा है। हम बता चुके हैं आपको, यहां पर है वो आंकड़ा 2 रुपए 57 पैसे। अभी देश में 500 रुपए का नोट सबसे बड़ा है, लेकिन आगे ये रहेगा या नहीं, इस पर सवाल है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अभी बाजार में मौजूद कुल नोटों की संख्या में 500 रुपए के नोटों का हिस्सा करीब 40-41% के आसपास है, जबकि बाजार में मौजूद नोटों के कुल मूल्यों में 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 86% है। मतलब मौजूदा वक्त में बाजार में 500 रुपए को नोटों की संख्या, 500 रुपए का जो नोट है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आज आपको यह भी जानना चाहिए कि देश में बड़े नोट को बंद करने की मांग के पीछे गणित क्या है। इससे पहले जब नवंबर 2016 में देश में नोटबंदी की गई थी, तब भी 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। मई 2023 में जब 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए तो भी इसे भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट माना गया, और यही तर्क चंद्रबाबू नायडू ने भी दिया है। इसके अलावा बड़े नोट बंद करने से आरबीआई की प्रिंटिंग का खर्च भी कम हो जाता है, डिजिटल लेन देन को बूस्टर मिलने का भी तर्क दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स को सुनना जरूरी है। 500 का नोट खत्म करने का जो प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है कि ये करेंसी सर्कुलेशन को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सहायक, और जिस तरह से डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखिए शायद ही कोई अब जो है बैंक से रुपए निकालने की जो दर है वो 90% तक कम हो गई है। शायद ही कोई एटीएम जाता है पैसा नहीं, एवरीवन इज यूजिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। तो अगर इतने सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं तो मुझे नोट की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और अगर 500 का नोट हम कम कर सकते हैं तो हम जो है देश से करप्शन भी कम कर सकते हैं। तो करप्शन कम करने का, मुद्रास्फीति कम करने का एक बेहतर हथियार हो सकता है 500 नोट को बंद कर देने का, वो भी तब जो हमारे पास यूपीआई जैसा बेस्ट ऑप्शन। वैसे बाजार में तेजी से बढ़ते 500 रुपए के नकली नोट भी रिजर्व बैंक की चिंता का विषय जरूर होंगे। वर्ष 2020-21 में देश में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट पकड़े गए थे। वर्ष 2021-22 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 76,669 हो गई थी, जबकि वर्ष 2022-23 में और भी ज्यादा इजाफा हो गया था, जब देश में 500 रुपए के 91,110 नकली नोट पकड़े गए थे। हालांकि वर्ष 2023 और 24 में इसमें थोड़ी कमी जरूर आई थी, जब 500 रुपए के 85,711 नकली नोट जब्त किए गए थे। यानी नकली नोट भी इस वक्त देश के लिए एक बड़ी समस्या है। फिलहाल 500 रुपए के नोट के नए विमर्श के पीछे चंद्रबाबू नायडू की मांग है, जिनका कहना है कि ऐसे बड़े नोट बंद करने का वक्त आ गया। फिक्र में बात आज की पॉलिटिकल फाइल की करते हैं, जिसमें काफी तीखापन और नुकीले राजनीतिक हमले। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वी भारत के 3 राज्यों के दौरे पर थे, लेकिन खराब मौसम के कारण एक राज्य का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा, और वो सिर्फ 2 राज्य ही जा पाए, जिसमें पहला राज्य है पश्चिम बंगाल और दूसरा बिहार। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर टीएमसी थी। बिहार में पीएम मोदी ने आज रोड शो किया, कल रैली करेंगे।
जहां उनका खास फोकस आरजेडी और कांग्रेस पर हो सकता है। राजनीतिक हमलों के अलावा पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर काफी बातचीत की है और पाकिस्तान को यह कहा कि वो सुधर जाए तो बेहतर है, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी को के 2 राज्यों के दौरे पर हमने फिक्र की फाइल तैयार की है, जिसमें आप राजनीतिक हमले और उस हमले की जवाब की तीव्रता को आसानी से माप पाएंगे। लेकिन शुरुआत बिहार से करते हैं। पीएम मोदी आज देर शाम बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यहां उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद बिहटा में बन रहे नए एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इन दोनों कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया, जिसके लिए राजधानी पटना को ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा गया था। वो जहां से गुजरे उन रास्तों पर होर्डिंग, पोस्टर, कटआउट लगे दिखे। अलग अलग जगहों पर रेप्लिका के माध्यम से सेना के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया। आज ही पटना बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक भी थी, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और तमाम बड़े नेता पार्टी के पदाधिकारियों के से मौजूद रहने के लिए कहा गया था। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक की बहुत अहमियत है। पीएम मोदी आज रात राजभवन में ही रुकेंगे। कल पीएम मोदी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में होंगे, जहां से वो बिहार के लिए 48,520 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पटना के बाद अब पश्चिम बंगाल चलते हैं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में थे। यहां उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को करीब 32 मिनट तक संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण में 5 कीवर्ड्स का काफी इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार का भ्रष्टाचार, बंगाल में गुंडागर्दी, मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा। इन राजनीतिक शब्दों के इस्तेमाल के साथ पीएम मोदी ने पाकिस्तान की मरम्मत करने वाले मैसेज भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि सेना ने सिंदूर की शक्ति का एहसास कराया है। पाकिस्तान समझ ले हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की सरकार पर भी भ्रष्टाचार और हिंसा को लेकर तीखे हमले किए और ममता बनर्जी ने भी उन्हें फौरन सियासी जवाब दिया। सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। मैंने तो सोचा था अब आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को। फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बगावत की, जिसने पूरी दुनिया में फिक्र बढ़ा दी है। क्या स्टीफन हॉकिंस और इलॉन मस्क जैसे लोगों की वर्षों पहले एआई को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है? क्योंकि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के 3 एआई मॉडल्स ने खुलेआम बगावत कर दी है। आप भी हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है। इन एआई ने शटडाउन की कमांड मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इन एआई ने शटडाउन के सिस्टम को ही खत्म कर दिया। पूरा मामला क्या है और क्यों पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ गई है, आप जरूर देखें। क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों के बीच कोई युद्ध हो सकता है? क्या हॉलीवुड की हाई फाई फिल्मों में दिखाई गई एआई रोबोट्स की इंसानों से लड़ाई असल जिंदगी में भी हो सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में एआई की बगावत का पहला मामला आया है। चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई के 3 एआई ने कमांड मानने से इनकार कर दिया। ओपन एआई ने एआई के 3 अलग अलग मॉडल को शट डाउन की कमांड दी, लेकिन तीनों एआई ने बात न मानते हुए शट डाउन नहीं किया। ओपन एआई के O3 मॉडल के एआई ने कमांड को अनदेखा कर दिया। O3 ने 86 सफल कमांड में से 7 बार आदेश को नहीं माना। कोडेक्स मिनी ने 42 में से 12 बार शटडाउन होने का आदेश नहीं माना। तीसरे एआई मॉडल ने भी कई बार शटडाउन को इग्नोर किया। फिर तीनों एआई ने शटडाउन के सिस्टम को ही खत्म कर दिया।